हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, क्लास 11 की बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 2 का। और चैप्टर नंबर 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो आप सभी लोग को क्या करना है, क्लास तो आपकी शुरू हो रही है, तो आपको पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाना है। ठीक है, और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी बच्चा चाहता है कि उसकी तैयारी, ठीक है, तैयारी जो बेहतरीन से बेहतरीन हो, जैसे अभी आपने जो अभी बच्चे आपके जो रिसेंटली जिन्होंने 12th पास किया है, और आपने देखा होगा कि उनके जो मार्क्स है, ठीक है, जो उनके परसेंटेज है बहुत अच्छे से अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी इच्छा होगी कि नहीं, हमारी भी परसेंटेज जो हमारी बड़ी भाई लोग थे या बड़ी बहन लोग थी उनकी है, उसी तरह हमारा भी हो। तो आप लोग को क्या करना है कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपको करना क्या है, शिखर बैच, ठीक है, शिखर बैच को ज्वाइन करना है। और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, 90 प्लस। ठीक है, लक्ष्य क्या होगा आपका, 90 प्लस। और इसमें आपकी तैयारी क्या होगी, शून्य से शिखर तक, यानी कि अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी तैयारी है वो बिल्कुल नहीं है, एकदम जीरो लेवल पे है। तो यहाँ पे आपकी जो तैयारी करवाई जा रही है शून्य से लेकर शिखर तक, यानी कि एकदम जीरो लेवल से लेके आपको इतना प्रिपेयर किया जाएगा कि आप भी 90 प्लस ला सके। ठीक है, तो जो भी बच्चा इच्छुक है, जो भी इस बैच से ज्वाइन होना चाहता है हमारे, तो वो क्या करेगा, शिखर बैच को, ठीक है, शिखर बैच को ज्वाइन होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको गूगल पे या तो प्ले स्टोर पे ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड करके इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल करके 930-577-1375 पे कॉल करके भी इस बैच से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं 90 प्लस लाना तो, ठीक है, तो जो भी बच्चा है जो भी 90 प्लस लाना चाहता है वो आज ही हमारे बैच से जुड़े। ठीक है, आज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ज्वाइन करके इसमें शिखर बैच से ऐड हो जाए। अब इसमें आपको दी क्या जा रही है, देखिए, डेली लाइव क्लासेस, ठीक है, यानी 10 से 12 घंटे के आपके डेली लाइव क्लासेस है। ठीक है, प्लस आपको क्या होगा, लाइव डाउट क्लासेस, यानी कि जो आपने क्लास में पढ़ा आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाया तो आपको कहाँ मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस, ठीक है, अलग से। प्लस आपको ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट भी आपका होगा। ओके, फिर आपको साथ साथ क्या हो जाएगा, दिया जाएगा स्टडी मटेरियल, ठीक है, यानी कि उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, प्लस इसमें कंप्लीट थियरी, आपकी जो सिलेबस होगा पूरी सिलेबस को एकदम कंप्लीट किया जाएगा। ये नहीं कि आपका बहुत शॉर्ट दिया जाए, नहीं, पूरा डिटेल में दिया जाएगा। प्लस आपका थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी जो आपके जितनी भी सिलेबस में जितने भी आपके जितने भी 12th के बायोलॉजी में आपके हर एक सब्जेक्ट में जो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जितनी भी आपकी थियरी है वो दिया जाएगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, प्लस मॉडल पेपर, ठीक है, और गेस क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज ही हमारे इस बैच से ज्वाइन हुई, और अब आप भी शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपका भी अगर लक्ष्य है कि नहीं मुझे 90 प्लस लाना है, ठीक है, 92, 93, 95 जैसे इस साल के जो बच्चे ने लाया है, अगर वो भी आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब हमारी देखो आज की जो क्लास है चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो किससे होने वाली, चैप्टर नंबर 2। और आपका चैप्टर नंबर 2 चैप्टर क्या है, पुष्पी पादपों में। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, इंग्लिश नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारी होगी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो, ठीक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब जयांग से, ठीक है, जयांग तो आप जानते हैं कि जयांग कौन सा पार्ट है, ठीक है, फ्लावर का मादा पार्ट, ठीक है, फ्लावर्स का
फीमेल पार्ट्स या फीमेल ऑर्गन, ठीक है। तो जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। देखो जयांग को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपका होता है जो ये पार्ट्स हो जाएगा आपका क्या होता है स्त्री केसर, ठीक है। इस वाले अकेले वाले पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो आपको संरचना दिख रही है इस पूरे को हम क्या बोलते हैं स्त्री केसर बोलते हैं। यानी कि अगर स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर जिसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है, तो पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो पिस्टिल के आपके कितने पार्ट्स होते हैं, पहला सबसे ऊपरी वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलेंगे स्टिग्मा। बीच वाले यानी कि इन दोनों के बीच को एक जोड़ने वाली एक पतली नली होती है जिसको क्या बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, क्या बोलेंगे स्टाइल। और इस चौड़े से फुले हुए भाग को, ठीक है, उभरे वाले भाग को क्या बोलते हैं ओवरी, ठीक है। तो इन तीनों की संरचना को हम क्या मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या स्त्री केसर, क्या बोलेंगे स्त्री केसर या तो पिस्टिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपकी संरचना दिख रही है, ठीक है, कोई भी फ्लावर्स है, हमें बोलते हैं कि अगर एक फ्लावर है तो एक फ्लावर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्त्री केसर होगा और एक ही पुंकेसर होगा, ठीक है। स्त्री केसर और पुंकेसर की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी जब कोई एक फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, ये फ्लावर है और इस फ्लावर में आपका गायनोसियम की भी संख्या क्या है डबल में रहेगी, ठीक है। गायनोसियम की संख्या एक दूसरे से क्या होंगे बाइंड होंगे तो क्या कहलाते हैं विक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बिखा यानी कि युक्तांडपी, यानी कि इसमें दोनों का है, दोनों का एक साथ क्या है जोड़, ठीक है। ऐसे यानी कि एक फ्लावर है उस फ्लावर पे एक फीमेल पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे फ्लावर में आप देखते हैं यहाँ पे भी आपका पुंकेसर है और यहाँ पे भी आपका क्या है पुंकेसर है। पुंकेसर की इकाई को, ठीक है, पुंकेसर की इकाई को क्या बोलते हैं पुमंग की इकाई को बोलते हैं पुंकेसर। इसी तरह जयांग की इकाई को बोलते हैं स्त्री केसर। अगर एक फ्लावर के अंदर, ठीक है, एक फ्लावर पे कई सारे अंडाशय एक स्त्री केसर एक दूसरे से अटैच होंगे तो उसको क्या बोलते हैं युक्तांडपी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे आपके बी, यानी कि ख क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। अब देखो यहाँ पे स्त्री केसर के अंदर, ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे आपने बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, बीजांड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा जो कि आपका जो बीजांड का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, ठीक है। ये जो आपको बीजांड यहाँ पे दिख रहा है ये बीजांड आपका कैसा है उल्टा बीजांड है, ठीक है, ये बीजांड आपका कैसा है उल्टा है। तो इसके अंदर, ठीक है, इस बीजांड के अंदर स्टार्टिंग में आप क्या देखते हैं कि बीजाणु, ठीक है, गुरु बीजाणु क्या होती है मात्र कोशिका, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु धानी बनती है, चलाचा बनता है, गुरु बीजाणु बनता है या तो लघु बीजाणु बनता है। तो देखो गुरु बीजाणु यानी कि जब बीजांड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे जो एक सेल होती है, ठीक है, यहाँ की जो न्यूक्लियस सेल होती है ये अपने आकार में बढ़ा के, ठीक है, आकार में बढ़ती है समसूत्री विभाजन के दौरान तो क्या बनाएगी परपशु कोशिका। अभी परपशु कोशिका क्या होती है दो भागों में चेंज हो जाती है, ठीक है, दो भागों में एक आपका एक हो जाती है आपकी सहायक कोशिका, ठीक है, प्राथमिक, और दूसरी क्या होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनते हैं गुरु बीजाणु बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ग हो जाएंगे। आप गुरु बीजाणु जनन में यही पढ़ा होगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ग यानी कि थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थर्ड अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, ठीक है, पुष्पी यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी आपका क्या है फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट्स आपको किसका दिख रहा है स्त्री केसर, और यही स्त्री केसर से ही लगे हुए एक आपको संरचना दिखाई देती है जिसको क्या बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। तो पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, कायिक कोशिका के, लघु बीजाणु या जनन कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो इसमें आपका थर्ड का राइट क्या हो जाएगा जनन कोशिका से, ठीक है। ये जनन कोशिका क्या करती है समसूत्री विभाजन, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, परागकण की संरचना आप सबने देखा होगा।
तो परागकण 2 लेयर होती है, ठीक है। परागकण की जो संरचना होती है वो 2 लेयर से बन की होती है, एक बाहरी चोल और एक क्या होता है, ये इसको बोलते हैं बाहरी चोल और इसको बोलते हैं आंतरिक चोल। इसके अंदर एक बड़ी कोशिका होती है और इसी के अंदर एक छोटी कोशिका होती है, ठीक है। अब इस बड़ी वाली कोशिका को बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। और यहाँ पे एक छोटी सी जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका। जब कायिक कोशिका क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है। कायिक कोशिका क्या करती है? कायिक कोशिका के द्वारा पोलन ट्यूब का, इसका पोलन ट्यूब का यानी कि पराग नली का निर्माण होता है। जब परागण की क्रिया के द्वारा यहाँ पे जब परागकण आ जाएंगे तो यहाँ पे जब परागकण अंकुरित होना स्टार्ट करेंगे तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगी? पोलन ट्यूब बनाएगी और इसी के अंदर एक होते हैं यहाँ पे जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या करती है? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन से 2 मेल गैमेट का, ठीक है, 2 नरयुग्मक का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, जनन कोशिका के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? जनन कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अब देखो, जो भ्रूणपोष वाले यानी जिसके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है, और भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? पोषण देना, ठीक है। भ्रूणपोष का कार्य होता है पोषण देना। किसको? भ्रूण को पोषण देना। तो भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? एकोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक या एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो देखो, भ्रूणपोष वाले जीव को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भ्रूणपोष वाले जीव हैं जो पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी कि जिसे किसी भी भ्रूण को, ठीक है, किसी भी भ्रूण को पोषण पदार्थ प्राप्त करने वाला अगर कोई भी एक पदार्थ होता है या कोई भी एक सेल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? आपका थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वायु परागण किसमें नहीं होता? परागण की क्रिया आपने पढ़ी होगी, ठीक है, जो पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है मुख्यतः 2 प्रकार की, 2 प्रकार में आपका सेल्फ, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आप क्या देखते हैं कि इसमें किसी भी कारक की जरूरत नहीं होती, लेकिन पर परागण में क्या होती है? कारक की जरूरत होती है। और कारक में आपका क्या होता है? एयर, ठीक है, यानी हवा, जल, ठीक है, हवा, जल और कीट की भी इनको क्या होती है? जरूरत होती है। अगर इनके पास हवा नहीं होगा, जल नहीं होगा, कीट नहीं होगा तो इनमें पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। जब परागकण की क्रिया नहीं होगी तो इसमें बीज और फल का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि परागकण के तुरंत बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। किसी भी प्लांट्स के अंदर में जैसे ही पॉलिनेशन की क्रिया, चाहे पौधा स्वपरागणी हो चाहे पर परागणी हो, ठीक है, तो जैसे ही परागण की क्रिया होगी, परागण की क्रिया के तुरंत बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। तो पहला जो मेल गैमेट, ठीक है, पहला मेल गैमेट जो अंड सेल से संलयित होता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या वास्तविक निषेचन बोलते हैं। और दूसरा मेल गैमेट जो सेंट्रल न्यूक्लियस से संलयित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन, ठीक है। क्या बोलेंगे? त्रिक संलयन। तो यहाँ पे क्या है कि वायु परागण किस में नहीं होता? घास में नहीं होता, मक्का में नहीं होता, गेहूं में नहीं होता है या सैलवा में नहीं होता। तो किसमें आपका जो वायु परागण, ठीक है, जो एयर पॉलिनेशन होता है किसमें एब्सेंट होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ, यानी कि सैलवा। देखो, सैलवा का जो पौधा होता है इसमें कीट परागण होता है, ठीक है, कीट परागण होता है और रात के टाइम में होता है, ठीक है। कब होते हैं? रात के टाइम में। और ये पुष्प जो होते हैं कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं और व्हाइट कलर के होने के साथ साथ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सुगंधित होते हैं, यानी कि इनसे बहुत ज्यादा अच्छी सुगंध निकलती है, जिससे रात के टाइम में कीट क्या करते हैं? आकर्षित होगी, ठीक है, आकर्षित होकर यहाँ पे पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऐसे पौधे जो रात में उगते हैं, ठीक है, कुछ फ्लावर भी जैसे एग्जाम्पल में बोला जाए तो रात की जो रानी होती है वो कब उगती है? रात के टाइम में उगती है। कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है। और उसकी अगर आप गंध की बात करेंगे तो गंध भी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है तो किसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है? एक लिंगी में, द्विलिंगी में, क तथा ख दोनों में या किसी में नहीं? अब एक लिंगी, द्विलिंगी,
ठीक है। अब एक लिंगी द्विलिंगी, यहाँ पे किसी जीव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्लावर की बात हो रही है, यानी कि एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प वो होते हैं, ठीक है, एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिसपे कोई एक फ्लावर है, ठीक है, कोई एक फ्लावर है, तो इसपे या तो स्त्री केसर प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो स्त्री केसर प्रेजेंट होगा, या तो क्या प्रेजेंट होगा, पुंकेसर, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। यानी कि इनमें से अगर एक होगा, ठीक है, इन दोनों में से अगर किसी भी फ्लावर में एक होगा तो उसको बोलते हैं एक लिंगी फ्लावर। क्या बोलेंगे, एक लिंगी फ्लावर, ठीक है, एक की संख्या में होगा, या जिसपे दोनों, ठीक है, दोनों युग्मक, जैसे यहाँ पे आपको इस केसर भी यानी कि जयांग और पुमंग दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि जो परागण की क्रिया होती है, जो स्वपरागण होता है वो एक लिंगी में होता है या द्विलिंगी में होता है या दोनों में होता है, ठीक है, एक लिंगी, द्विलिंगी या दोनों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बी हो जाएगा कि द्विलिंगी में। अब द्विलिंगी में क्यों होगा, रीजन क्यों होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधे की जाति, ठीक है, जिसमें एक ही जाति का एक पौधा होता है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आप दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया में आप दो पढ़ते हैं, एक होता है आपका स्वयुग्मन, ठीक है, क्या होता है, स्वयुग्मन, और दूसरा क्या होता है, सजात पुष्पी, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सजात पुष्पी। अब देखो स्वयुग्मन में क्या होता है कि फ्लावर एक होता है, ठीक है, एक ही फ्लावर पे, ठीक है, एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। तो यहाँ पे एक ही उसी पुष्प के, ठीक है, उसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पे पहुंचने की यहाँ पे जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन। यहाँ पे एक फ्लावर, एक ही पौधा होगा लेकिन यहाँ पे फ्लावर दूसरा होगा, तो एक ही जाति के पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का, ठीक है, परागकणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सजात पुष्पी, ठीक है। यानी एक ही जाति का पौधा है लेकिन जो फ्लावर की संख्या क्या है, अलग अलग है, लेकिन फ्लावर की जाति क्या है, एक है, तो इसको क्या बोल देंगे, सजात पुष्पी बोल देंगे। एक ही फ्लावर होगा, उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, और एक ही उसी पुष्प के परागकोश से उसी फ्लावर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जो पोलन ग्रेन पहुंचेगा या परागकण पहुंचेगा, तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, उसको बोलेंगे स्वयुग्मन बोलेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा कि निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, तो सिर्फ द्विलिंगी में, क्योंकि अगर यहाँ पे एक ही फ्लावर होता है, सिर्फ इस पे या तो मेल या तो फीमेल प्रेजेंट होता, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन तो संभव ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब दूसरे पे करने का मतलब क्या हो जाएगा कि परपरागण की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि परागण की क्रिया तो दो प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन जो स्वपरागण होता है वो सिर्फ किस में हो जाएगा, द्विलिंगी फ्लावर में हो जाएगा, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प में। नेक्स्ट, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। अगुणित का क्या मतलब होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका से संतति कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जो क्या होती है, आधी होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगुणित। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये होते हमारे, ये क्या होते हैं आपके, ठीक है, अगुणित। और यहीं पे अगर ऐसा हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विगुणित। यानी कि यहाँ पे जो द्विगुणित बने हैं तो यहाँ n प्लस n से बने हैं, यानी कि ये क्रिया आप कहाँ देखते हैं, फर्टिलाइजेशन में देखते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी, फम्फूद या शैवाल, ठीक है, आवृत्ति बीजी, अनावृत्ति बीजी, फम्फूद या शैवाल। यानी कि जो अगुणित, ठीक है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होता है, तो जो अगुणित भ्रूणपोष होता है वो होता है अनावृत्त बीजी का। अब आपको पता होगा कि जो अनावृत्त बीजी होते हैं, अनावृत्त बीजी को इंग्लिश में हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। यानी कि एक ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें, ठीक है, इनमें भी क्या बनेगा, बीज बनेगा,
ठीक है, इनमें बीज बनता है, लेकिन इनका जो बीज होता है वो बीज आवरण से बोले, ठीक है, बीज आवरण या बीज चोल से ढका नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। तो भ्रूणपोष, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, अवृत यानी कि यन होता है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा आपका, ख या दूसरा। नेक्स्ट, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखो हमने अभी क्या बोला कि जो आपके अलग अलग, ठीक है, पौधों को आसानी से पहचानने के लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, पौधों को अलग अलग जगत में रख दिया। जैसे एग्जांपल में आपका क्या होता है, एल्गी होता है, फंजाई होता है, टेरोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे, शैवाल, कवक, ठीक है, शैवाल, कवक, टेरोफाइटा हो गया, और उसके बाद अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो फल, बीज चोल का मतलब कि ऐसा फल होगा जिसमें, जिसके बीज में बीज चोल होता है। तो यहाँ पे आपका जो पौधा निकल जाएगा या फ्लावर जो निकल जाएगा, फ्रूट निकल जाएगा, कौन सा, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, किसका, एंजियोस्पर्म का। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो बीज होते हैं बीज चोल से ढके होते हैं। तो कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं, ठीक है, फ्रूट तो सब नहीं खा, सब खाते हैं, तो कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिनका हम बीज चोल खाते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या क्या आपका, जायफल है, लीची है, शरीफा है, और इनमें से सभी। तो आप किसके खाते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीची। लीची आप सब खाते हैं ना, तो लीची को जो आप खाते हैं, तो लीची का जो बाहरी, ठीक है, जो बीज चोल होता है वही क्या हो जाता है आपका, फ्रूट में चेंज हो जाता है। और जो लीची को खाने वाला जो बीज चोल होता है उसको हम खाते हैं, तो लास्ट में उसके अंदर क्या रह जाता है, सिर्फ बीज ही बचा रह जाता है। ठीक है, तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो लीची का हम क्या करते हैं, बीज चोल खाते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, और आपको एक शरीफा हो गया और जायफल भी हो गया। तो जायफल और शरीफा का भी खाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति यानी कि पोलेन लेयर या पोलेन वॉल। तो पराग भित्ति होती है एक स्तरी, द्विस्तरी, त्रिस्तरी या कई स्तरी। परागकण सब जानते हैं, ठीक है। परागकण, तो परागकण की संरचना में हम देखते हैं कि जो हमारा परागकण होता है, ठीक है, ये संरचना आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, ठीक है, ठीक है, ये क्या आपका परागकण की संरचना है। यहाँ पे आपको एक सेल दिखेगी, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, इस पूरे को बोलेंगे कायिक कोशिका, और यहाँ पे एक छोटी सी सेल को क्या बोलेंगे, जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका। अब देखिए यहाँ पे आपको दो लेयर दिख रही है, एक अंतःभित्ति, ठीक है, या अंतःचोल, और दूसरा क्या है, बाह्य चोल। और बाह्य चोल पे आपको क्या दिखेंगे, जनन छिद्र दिखते हैं। यानी कि जो बाह्य चोल होता है वो बना होता है स्पोरो, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का, क्या, किसका, स्पोरोपोलेनिन का बाह्य चोल बना होता है। तो जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहां पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है, एक पदार्थ होता है, जहां पे यह पदार्थ अब्सेंट होता है, यहाँ के, यहाँ आपको अब्सेंट दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो ये संरचना क्या होती है, इसको बोलते हैं जनन छिद्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, जनन छिद्र। जब ये पराग, ठीक है, जब ये परागकण परागण की क्रिया द्वारा स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, जैसे ही क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, तो जर्मिनेट के द्वारा ये वेजिटेटिव पोलन ट्यूब और ये क्या करेगी, मेल गैमेट को बनाएगी। तो पोलन ट्यूब को बाहर निकालने के लिए, यानी कि वर्तिकाग्र से अंडाशय के पास और भी अंडाशय में भेजते हुए माइक्रोपाइल बेजांड द्वार के पास ले जाने वाली जो नली होती है, इसे जनन छिद्र से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी लेयर आपको देखी, एक अंतःचोल और एक बाह्य चोल। तो जो पराग भित्ति होती है वो क्या होती है, द्विस्तरीय, यानी कि सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक अंतःचोल और एक बाह्य चोल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्तरीय की तो बातें नहीं है, यहाँ पे आपको 3 लेयर तो दिख ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ बीच में आपको 2 सेल दिख रही है, ठीक है, 2 सेल है प्लस 2 लेयर है, तो क्या हो जाएंगे, द्विस्तरीय हो जाएंगे। नेक्स्ट, एनिमाफेली नामक
पराग किसके द्वारा होता है? अब देखो, एनिमाफिली नामक परागण, ठीक है, कुछ ऐसे भी परागण होते हैं जिसको बोलते हैं एनिमाफिली परागण। तो एनिमाफिली नामक जो परागण होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोघा द्वारा या हवा द्वारा, ठीक है, चिड़िया, चमगादड़, हवा, घोघा, किसके द्वारा? तो देखो जो आपका एनामफिली, ठीक है, एनिमाफिली नामक जो परागण यानी कि पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा, यानी कि कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा? एयर, ठीक है, एयर पॉलिनेशन, ठीक है, एयर पॉलिनेशन जिसको बोलेंगे वायु परागण। क्या बोलेंगे? वायु परागण। और ये वायु परागण किसके कारक है? आपके पर परागण के। किसके कारक है? पर परागण के। ओके, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका? घ से हो जाएगा कि जो एनिमाफिली नामक जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा होती है। हालांकि चिड़िया के भी द्वारा होती है, चमगादड़ के भी द्वारा होती है, घोघा, ठीक है, घोघा के द्वारा भी परागण होता है, लेकिन जो एनिमाफिली परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होगी? हवा के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? हवा के द्वारा। नेक्स्ट, प्रत्येक पादप, ठीक है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, तो इस गुण को कहते हैं, ठीक है, प्रत्येक पादप कोशिका से। पादप कोशिका यानी कि क्या? पादप कोशिका क्या बोलते हैं? प्लांट सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लांट सेल। तो प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा, यानी कि यहाँ पे पूर्ण, ठीक है, पूर्ण पौधा है। पूर्ण पौधा का मतलब क्या हो जाएगा? एक विकसित पौधा। और एक विकसित पौधा के लक्षण क्या होते हैं कि जिसमें आप वो क्या दिखेंगे? फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, ठीक है, लीफ, स्टेम, ठीक है, रूट, और क्या दिखेंगे? फ्रूट और सीड। ये क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? पूर्ण पौधा, यानी कि एक ऐसा पौधा जो पूरी तरीके से विकसित है, जो कि हमें क्या दे सके? फ्रूट भी दे सकते प्लस, यानी फल और बीज दोनों दे सके प्लस फूल भी दे सके, ठीक है। तो क्लोनिंग, सोमाकुंडन या टोटीपोटेंसी या इनमें से सभी। तो प्लांट सेल के द्वारा पूर्ण पौधा बन सकता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्लांट सेल के द्वारा एक पूर्ण पौधा बनने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। तो राइट क्या हो जाएगा इसमें आपका? ग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि थर्ड या सी। नेक्स्ट, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? देखो, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स, ठीक है, कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसका हम बीज चोल खाते हैं, किसी का पुष्पासन भी खाते हैं, किसी का हम मध्य फल भित्ति भी खाते हैं। अगर आम की बात करें कि जो हम आम की कौन से लेयर खाते हैं, ठीक है, आम की कितनी लेयर होती है, तो उसमें आपके 3 लेयर दिखती है। तो हम कौन से लेयर खाते हैं? तो उसकी जो मध्य फल भित्ति होता वो, ठीक है, आम की कौन सी फल भित्ति खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति। तो यहाँ पे क्या है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, लीची का, ठीक है। तो आप सब सेब खाते हैं, ठीक है, तो सेब का जो निर्माण होता है, हम देखो जब हमारे किसी भी पौधे में जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी, उसमें जब जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से जब भ्रूण बनता है, जब भ्रूण का पूरी तरीके से विकास होता है, तो लास्ट की क्रिया में जब निषेचन पश्च वाली घटना में देखते हैं कि जो हमारा अंडाशय होता है वो फल में चेंज हो जाता है, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? बीज में चेंज हो जाता है। तो ये क्रिया होने के बाद कुछ कुछ प्लांट्स में आपको क्या दिखते हैं कि जो उसका, ठीक है, उसका जो बाह्य दल होता है और दल पुंज क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही निषेचन की क्रिया हुई, निषेचन पश्च घटना में जैसे ही परिपक्वन आया, तो वहां पे बाह्य दल और दल पुंज क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो, ठीक है, जिनके निर्माण में बाह्य दल पुंज, ठीक है, पुष्पासन जो होता है, ठीक है, इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन। ये पुष्पासन भी क्या करता है? भाग लेता है। पुष्प के अंग में आपने पढ़ा होगा कि जो पुष्प होता है वो मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर उसकी माना जाए तो 4 अंग होते हैं, जिसमें से आपके दल पुंज और बाह्य दल पुंज क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं, प्लस आपका पुमंग और जयांग क्या होता है? आवश्यक होते हैं।
तो जहां पे आपका सहायक और आवश्यक दोनों अंग जहां पे लगे होते वो क्रिया क्या कहलाती है? पुष्पासन। ठीक है, यानी कि जिसपे टिके रहते वो क्या कहलाएगी? पुष्पासन। तो सेब की जब बनने की क्रिया होती है तो सेब में पुष्पासन भी पार्टिसिपेट करता है। तो सेब को किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सेब यानी कि बी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि बी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? अब जलोद्भिद पौधे ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, जो वाटर में ग्रो करते हैं, वैसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? जलोद्भिद बोलते हैं। ठीक है, जैसे मरुद्भिद पौधे होते हैं, तो ऐसे पौधे जो मरुस्थल में, ठीक है, जो रेगिस्तान वाले भाग में ग्रोथ करते हैं या विकसित होते हैं या वृद्धि करते हैं, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद पौधे। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या बोलेंगे? कैक्टस यानी कि नागफनी। ठीक है, नागफनी हमारी क्या है? मरुद्भिद पौधे है। ठीक है, क्या है? मरुद्भिद पौधे है। ठीक है, क्या है? मरुद्भिद पौधे। तो इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है, यानी कि कौन सा ऐसा फ्लावर है जो कि जल में पाया जाता है? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेशिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएंगे? 13 का क्या हो जाएगा? क, यानी कि ये सही हो जाएगा कि सिंघाड़ा। ठीक है, सिंघाड़ा सब खाते। ठीक है, सिंघाड़ा को कब खाया जाता है? फास्ट में। हालांकि किसी भी टाइम आप खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फास्ट के टाइम में। या तो सिंघाड़े का जो आटा होता है, ठीक, तो कहाँ होता है? सिंघाड़ा जलोद्भिद, यानी कि आपको जल में मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें निषेचन के लिए वाटर जरूरी है। हालांकि वो कहाँ रहेंगे? जहाँ की भूमि नम है। ठीक है, नम भूमि में होने के साथ साथ उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर चाहिए। बिना जल के वो आगे की जो क्रिया वो नहीं बढ़ा सकते। तो सिंघाड़ा आपका क्या है? जलोद्भिद है। अगर ये नागफनी क्या हो जाएगा? तो नागफनी क्या होती है आपकी? मरुद्भिद होती है। ठीक है, अब शीशम क्या है? तो शीशम क्या है? स्थल पे। ठीक है, क्या है? स्थल पे पाया जाता है, यानी कि मृदा पे। एकेशिया, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे? आपके मृदा। लेकिन सिंघाड़ा क्या होते हैं? आपके जलोद्भिद, यानी कि जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जलोद्भिद। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिंघाड़ा। नेक्स्ट, स्त्री दल चक्र। ठीक है, यानी कि पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तो स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में बना है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो ये क्या होते हैं? तीनों। ठीक है, यानी कि स्त्रीकेसर या पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ये होती है यहाँ पे स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, ये हो जाएगी स्टाइल और ये हो जाएगी ओवरी। इन तीनों को मिला क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तो क्या हो जाएगा? घ। ठीक है, नेक्स्ट, वैलिसनेरिया के पुष्प है। वैलिसनेरिया यानी कि वैलिसनेरिया के जो पुष्प होते हैं वायु परागित है, कीट परागित है, जल परागित है या जंतु परागित। यानी कि उसमें वैलिसनेरिया का जो पौधा होता है या जो वैलिसनेरिया के फ्लावर होते हैं, तो उनमें जो परागण की क्रिया होती है वो जल के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, कीट के द्वारा होती है या जंतु के द्वारा होती है। जंतु में जैसे क्या क्या होता है? चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ हो जाएगा। गिलहरी के द्वारा भी परागण होता है। ठीक है, साथ साथ किसके द्वारा? घोघा। ठीक है, घोघा के द्वारा भी क्या होता है? परागण की क्रिया। अब गिलहरी के द्वारा कैसे? देखो, गिलहरियां क्या होती है? पौधे में पाई जाती है। वो क्या करती है? इनमें भूलने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। ठीक है, जो हम देखते हैं हमारे आसपास जहाँ पे हम कभी कुछ प्लांट्स भी लगाए भी नहीं होते, लेकिन वहां पे पौधे उग जाते हैं। तो पौधे कैसे उगते हैं? यानी कि गिलहरी के द्वारा। गिलहरी क्या करती है? एक अपने पालन पोषण के लिए, अपने फैमिली के पालन पोषण के लिए जो जिस फ्रूट को या बीज को लेके जाती है, वो जिस स्थान पे रखती है वहां पे क्या करती है? भूल जाती है। अब भाई जब ये भूल जाती है तो वो बीज क्या हो जाता है? अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये भी क्रिया क्या कहलाएगी? यानी कि गिलहरी के भी द्वारा क्या हुआ? परागण हुआ। तो परागण से क्या होगा? अंकुरित होगा। तो अंकुरित होने से एक नए बीज को बनाएगा। ठीक है, तो वायु परागित होते हैं, कीट परागित, जल परागित या जंतु परागित।
तो इसमें क्या हो जाएंगे, जल परागित। ठीक है, जो वैलिस्नेरिया का पौधा होता है वो जली पौधा, ठीक है, जलोद्भिद पौधा है। तो इनमें जो परागण की क्रिया होगी जल के द्वारा होगी। जैसे जितने भी जल परागित पुष्प होते हैं और वायु परागित पुष्प, इनके जो पुंकेसर और स्त्री केसर की जो लंबाई होती है क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, लंबाई क्या होती है, बड़ी, और लंबाई बड़ी होने के साथ साथ क्या होते हैं, झुके होते हैं। जैसे मक्का आप सबने देखा होगा, तो मक्के में चाहे मेल पार्ट्स हो चाहे फीमेल पार्ट्स हो, दोनों क्या होते, बड़े बड़े होते। ठीक है, जैसे ही हवा चलती है तो हवा के माध्यम से उनमें परागण की क्रिया होती है। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी वायु परागित पुष्प होते हैं और जल परागित पुष्प होते हैं, वो उनका वजन जो होता है हल्का होता है। ठीक है, और परागण के द्वारा, ठीक है, वजन हल्का होता है लेकिन परागण की संख्या जो होती है, परागण की संख्या, ठीक है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वायु के द्वारा और जल के द्वारा परागकण बहुत ज्यादा नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जितना तो फर्टिलाइज नहीं होते उससे ज्यादा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वही अगर कीट परागित जो पौधे हो गए या जिसमें, ठीक है, उनके जो परागकण होते हैं वजन में वेट ज्यादा होता है लेकिन संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब कीट में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मधुमक्खी आ जाएगी, तितली आ जाएगी, भौरा आ जाएगा। ये भी सब क्या करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। क्यों, क्योंकि आप कहाँ इसको आप देखेंगे, पुष्प पे बैठे रहते हैं। तो पुष्प का जो दल पुंज होता है वो रंग बिरंगा होता है, साथ साथ वो आकर्षित, ठीक है, आकर्षण करने का कार्य भी करता है। तो ये जो कीट पतंगे होते हैं वो आकर्षित होके कहाँ जाते हैं, पुष्प पे बैठते हैं, और पुष्प में होते हैं आपके मकरकंद। तो उस मकरकंद को चूसने के लिए जब जैसे ही बैठते हैं तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जैसे ही जाएंगे तो वहां के एक से दूसरे पे क्या हो जाएगा, परागकण दूसरे की स्टिग्मा पे पहुंचेगा। तो ये क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, कीट परागित, यानी कि कीटों के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलेंगे, कीट परागित। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जल परागित। ठीक है, वैलिस्नेरिया क्या है, जल में पाया जाने वाला है, तो क्या होगा, जल परागित पुष्प है। नेक्स्ट, क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला, क्लोरेला आप सबने पढ़ा होगा, शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, एकल कोश का प्रोटीन है। एकल कोश का प्रोटीन क्या होते हैं, एकल कोश का प्रोटीन होते हैं आपके प्रियांश। ठीक है, प्रियांश आप जानते होंगे, जो प्रियांश होते हैं एक वायराइड, जैसे वायरस, तो वायरस से छोटा वायराइड्स और वायराइड से छोटा क्या होता है, प्रियांश होता है, जिनकी पूरी बॉडी का निर्माण सिर्फ किससे होता है, प्रोटीन से होता है। देखो ये क्या होते हैं, संक्रमणकारी होते हैं, बहुत ज्यादा संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं, लेकिन सिर्फ बने किससे होते हैं, प्रोटीन से ही बने होते हैं। अगर ये प्रोटीन से बने हैं तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरएनए का आरएनए पार्ट से क्या करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम। और आपका क्या है, सवाल, यानी कि एल्गी। ठीक है, एल्गी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो क्लोरेला का कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा कि जो क्लोरेला है किस वर्ग से, किस संघ से, इनके क्या कैरेक्टर है। अगला क्या है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपके किस में आ जाते हैं, बैक्टीरिया आपके, ठीक है, मोनेरा में। तीसरा आपका क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में आप पे क्या आ जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम। तो क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो ये क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी। ठीक है, और आम भाषा में क्या बोलते हैं, काई। ठीक है, तो शैवाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपका, क सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। तो जब क्या होता है, पुमंग में बहुत ज्यादा स्त्री केसर होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे तो उसको बोलते हैं युक्ताप अंडपी। ठीक है, यानी कि जोड़ना। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ख। नेक्स्ट, टैप्टेल कोशिका दर्शाती है, टैप्टेल सेल भी होती है। तो समसूत्री कोश का विभाजन, अर्धसूत्री कोश का विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोश का विभाजन, या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। तो टैप्टेल कोशिका दर्शाती है। तो टैप्टेल कोशिका क्या दर्शाती है, समसूत्री विभाजन में आप देखते हैं कि इनमें चाहे मातृ कोशिका है चाहे संतति कोशिका है, दोनों क्या होते हैं, जेनेटिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों क्या होती है, एक दूसरे से समान होती है। अर्धसूत्र में आप क्या देखते हैं कि
पैतृक पीढ़ी और संतति पीढ़ी आनुवंशिक रूप से समान रहती है, लेकिन बाह्य आकार के रूप से, ठीक है, जो बाहरी आकार है उनसे क्या होती है, भिन्न होती है। तो समसूत्री, अर्धसूत्री या एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ग, यानी कि जो टैप्टेड कोशिका दर्शाती है वो एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन। अब एंडो का क्या मतलब हो जाएगा कि आंतरिक, ठीक है, यानी कि अंदर, अंदर जो क्या होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन के साथ। पहले क्या होता है समसूत्री, फिर क्या होता है दीर्घसूत्री, तो दीर्घसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री और समसूत्री से क्या हो रहा है, चाहे मेल गैमेट चाहे फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि ग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है, यहाँ पे भी है, ठीक है, नागफनी, शीशम, एस्केरिया, सिंघाड़ा, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पुष्पी पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, ठीक है। और पुष्पी पौधों में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, सी, यानी कि ग, जनन कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणकी बनाता है, ए, बी, सी या डी, ठीक है, कौन सा बनाता है, ठीक है, पेंटिपोडल्स या सहायक कोशिका या द्वितीय केंद्रक, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो, दो मेल गैमीट होते हैं, एक किससे एक बनाएंगे, क्या बनाते हैं, ठीक है, एक क्या बनाते हैं जायगोट, और एक क्या बनाते हैं भ्रूणकोष, तो भ्रूणकी कौन बनाएगा, द्वितीय केंद्रक से, जब एक मेल गैमीट संलयित होगा तब। नेक्स्ट, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, जितने भी आवृत्ति बीजी पौधा, ठीक है, आवृत्ति बीजी पौधों में जो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुण संख्या क्या है। देखो, जब भ्रूणपोष का निर्माण होता है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, दो मेल गैमीट यानी कि n प्लस n, ठीक है, और हमारे भ्रूणपोष के अंदर, ठीक है, भ्रूणपोष के अंदर यहाँ पे दो होते हैं और यहाँ पे क्या होती है एक, ठीक है, तो यानी कि एक किससे, एग सेल से, ठीक है, एग सेल से, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक प्लस अंडकोशिका, ठीक है, नर युग्मक प्लस क्या हो जाएगा अंडकोशिका। जब इन दोनों के बीच क्या होगा, संलयन होगा, यानी कि n प्लस n, तो क्या बन जाएंगे, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 2n, यानी कि क्या हो गए, द्विगुणित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख में क्या है, 2n है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ जब इनका संलित होता है तो क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे युग्मक, ठीक है, युग्मनज बन जाएंगे, ठीक है, युग्मनज, युग्मक से क्या बनते हैं युग्मनज। लेकिन यहाँ पे भ्रूणपोष के गुणसूत्रों की संख्या, तो ये तो फ्यूज हो गया, बचा यहाँ पे क्या एक, ठीक है, तो यहाँ पे एक n प्लस यहाँ पे दो, ठीक है, दो सेंट्रल न्यूक्लियस निकल दिख रहे हैं आपको, यानी कि n प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2n, ठीक है, तो बराबर कितने हो गए 3n, यानी कि क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3n, ये ग सही हो जाएगा। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन, ठीक है, यही क्रिया क्या होती है, त्रिक संलयन। और ये एक ही फ्लावर के अंदर एक बार ये क्रिया और एक बार ये प्रोसेस, तो इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या द्विव निषेचन। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका 3n। नेक्स्ट, वायु परागण किसमें नहीं होता, ठीक है, तो किसमें नहीं होगा, इसमें, ठीक, दोहरा निषेचन होता है शैवाल में, कवक में, अनावृत्त बीजी पौधे और आवृत्त बीजी पौधे, ठीक है, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी क्या हो जाएंगे आपके एंजियोस्पर्म, ठीक है, आवृत्त बीजी क्या होते हैं, जिम्नो एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ देखो, निषेचन की क्रिया तो सब में होते, चाहे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे, ठीक है, बड़े हो या छोटे हो, चाहे पौधा छोटा या बड़ा हो, सब में निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन एक विशेष प्रकार का निषेचन सिर्फ किसमें पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म वाले पौधे में पाया जाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन डी आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन यहीं पे आपने क्या पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2 बार निषेचन। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है तो यह सिर्फ कहाँ पे होती है, एंजियोस्पर्म में। कहाँ पे हो जाएगी, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट, बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहां पर संलयित होता है। बीजांड का पिंड, ठीक है, बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहां पे जुड़ा होता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका बीजांड की संरचना है और ये आपका जो बीजांड का जो बीजांड दिख रहा है ये आपका जो बीजांड होता है कौन सा है, उल्टा है। ठीक है, बीजांड आपको जो दिख रहा है कौन सा है, उल्टा है। ठीक है, क्या है, उल्टा है, उल्टा प्रकार का बीजांड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहां पर संलयित होता है। जो बीजांड का पिंड होता वो कहां पे संलयित होगा, निभाग, नाभिका, बीजांड द्वार या बीजांड कार। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बीजांड। ठीक है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो, ठीक है, माइक्रोफाइल। इसको बोलते हैं बीजांड वृंत। ठीक है, इसके पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, चलाजा यानी कि निभाग। क्या बोलेंगे, निभाग। यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं, नाभिका। ठीक है, और ये संरचना इसको बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलेंगे, बीजांडकाय। ठीक है, तो जो बीजांड का पिंड है, ठीक है, जो बीजांड का पिंड है बीजांड वृंत से कहां पर संलयित होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाभिका। ठीक है, यहाँ पे जो बीजांड वृंत, ठीक है, जो बीजांड का पिंड होता है वही बीजांड वृंत से जुड़ा होता है तो इसको क्या बोलेंगे, नाभिका। ठीक है, ये वाले भाग को, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है, ऐसे फलों को क्या कहा जाता है। कुछ फलों का, ठीक है, कुछ फलों के यानी कुछ पादपों में जब फ्रूट का निर्माण होता है, निषेचन पश्च घटना के बाद फूल और बीज का निर्माण होता है प्लस भ्रूण का विकास होता है, तो कुछ पादपों में, ठीक है, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि पुष्पासन का योगदान होता है, तो ऐसे फल को क्या बोलते हैं, पुंज फल, सत्य फल, अनिषेक फल या तो आभासी फल। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आभासी फल, यानी कि पुष्पासन का यूज किस में हो रहा है, एप्पल में। ठीक है, किसमें, एप्पल में, तो इसको क्या बोलते हैं, आभासी फल या तो फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं या तो असत्य फल। ठीक है, असत्य फल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसमें डी सही हो जाएंगे कि ऐसे पादप जिसमें फल बनने में पुष्पासन भी भाग करता है, पुष्पासन भी पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे फल को क्या बोलेंगे, आभासी फल कहते हैं। क्या बोलेंगे, आभासी फल, यानी कि एग्जाम्पल एप्पल, तो एप्पल को हम असत्य फल भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, बीट के बीजों में पाए जाने वाले अवशेषों चिरस्थायी जो परिभ्रूणपोष बनाता है वह क्या है। देखो जो बीट, ठीक है, बीट आप सब जानते हैं, तो बीट के बीजों में पाए जाने वाले अवशेषों चिरस्थायी जो परिभ्रूणपोष, ठीक है, जो क्या है, परिभ्रूणपोष बनाता है वह क्या है, अध्यावरण, बाह्यदल पुंज, भ्रूणपोष या बीजांडकाय। क्या है, अध्यावरण, बाह्यदल पुंज या क्या चीज होता है, इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो कहते हैं बीजांडकाय। क्या बोलते हैं, बीजांडकाय ही क्या बनाता है, परिभ्रूणपोष बनाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनके पूरे जीवन काल में, ठीक है, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स आपको दिखेंगे जिसका जो पूरा जीवन काल होता है तो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फ्लावर्स लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे क्या है, आम, कटहल, पास स्पेसिस या पपीता।
तो आप तो ये बोलोगे कि आम में तो हालांकि हर एक मौसम में आम बनता है, तो एक हर एक मौसम में, ठीक है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका सी राइट हो जाएगा कि बांस स्पीसीज, ठीक है, क्या बांस, यानी कि जो बांस का पौधा कोई ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं देखा होगा। तो बांस का जो पौधा होता है उसके पूरे जीवन काल में, यानी कि देखो बांस की जो एज होती है बहुत थोड़ा सा लंबे टाइम तक होती है, लेकिन पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही उसमें फ्लावर लगते हैं, ठीक है। लेकिन कटहल में भाई हर एक मौसम में, ठीक है, मान लो आम में 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है, आम कब मिलता है हमें, गर्मी के टाइम में ही, यानी कि मई और जून जुलाई अगस्त में मिलता है। तो जो उसमें फूल लगता है लगभग आपको फरवरी मार्च, ठीक है, फरवरी मार्च में लगना स्टार्ट हो जाता है एक बार। कटहल का इसी तरह मौसम अलग है, पपीता के भी क्या है एक अलग है, लेकिन इनमें पूरे जीवन काल में एक बार नहीं लगना, यानी कि मौसम के हिसाब लग रहा है, जब इसका मौसम आ रहा है तब इसमें फ्लावर और फ्रूट बन रहे हैं। लेकिन बांस ऐसा है कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार लगता है, ठीक है, पूरे जीवन काल में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, ठीक है, यानी बांस स्पीसीज यानी कि बांस की जाति, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जितना भी क्या आपने पढ़ा अभी वो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जो महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो आपको क्या करना है कि इसको तैयार करके रखना है। देखिए अगर आप अभी से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे तो बाद में चल के आपको चीजों को समझने में, अच्छा नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अगर आप अभी से पहले से एग्जाम से पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का, ठीक है।